नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन हब पर। दोस्तों, हम मारवाड़ का इतिहास हम पढ़ रहे थे, जिससे पहले पिछले वीडियो में हमने देखा महाराजा अजीत सिंह। हालांकि देखिए, पुराने वीडियो में हमने देखा कि जो मारवाड़ के शासक थे, मारवाड़ के जितने भी या जोधपुर के जितने भी शासक रहे हैं, वो सभी अपने नाम के पहले राव लगाते थे। चाहे वो राव सिंहा हो गया, राव मालदेव हो गया, राव इत्यादि, जो भी राव चंद्रसेन इत्यादि जो भी शासक हुए, वो अपने नाम के आगे राव लगाते थे। लेकिन बाद में इनको क्या है कि उपाधि मिल गई थी, महाराज की उपाधि, महाराजा की उपाधि मिलने के बाद ये अपने नाम के बाद, जैसे राव कल्याणमल हो गया, फिर उसके बाद राव जितने भी थे वो अपना नाम परिवर्तन करके महाराज लगाने लग गए। तो महाराजा करके थे, जैसे हम महाराजा अजीत सिंह पढ़े थे, महाराजा गज सिंह पढ़े थे, ठीक है, महाराजा जसवंत सिंह पढ़े थे। तो वैसे आज हम पढ़ेंगे महाराजा अभय सिंह। इससे पहले पुराना वीडियो हमने पिछला वीडियो देखा था, जिसमें महाराजा अजीत सिंह को पढ़ा था, जिसे महाराजा अजीत सिंह को कान का कच्चा कहा जाता है, और उनको अपना राज्य पाने में कितनी ज़्यादा समस्याएं, और उनको राज्य मिला तो किस प्रकार मिला, वो सभी हमने देखा कि दुर्गादास राठौड़, जो मारवाड़ का यूलिसेस कहा जाता है, उन्होंने अपने संपूर्ण तर्क शक्ति और संपूर्ण संघर्ष के साथ अपने सरदारों को साथ में लेते हुए महाराजा अजीत सिंह को उनका अपना राज्य दिलाया। लेकिन फिर भी महाराजा अजीत सिंह ने उनका सम्मान नहीं किया, उनका अपमान किया, और अपने जोधपुर से उनको देश निकाला दे दिया, और वो बाद में मारवाड़ से मेवाड़ की तरफ आ जाते हैं। तो ये बात बताई जाती है। इसी वजह से जो अजीत सिंह है, महाराजा अजीत सिंह, उनको कान का कच्चा कहा जाता है, क्योंकि वो कुछ लोगों के बहकावे में आकर इतना सेवाभावी और कर्मठ जो व्यक्ति था दुर्गादास राठौड़, उसको कुछ बच्चों या कुछ अपने जो शासक हैं उनसे संबंधित कुछ लोगों की बातें सुनकर वो इस बात को निर्णायित कर देता है, और महाराजा दुर्गादास राठौड़ है उसको वहाँ से निकाल देता है। तो वो हमने पिछले वीडियो में डिटेल से देख लिया है। आज हम पढ़ेंगे महाराजा अभय सिंह, जो कि पुत्र था अजीत सिंह का। ये बीच का पुत्र था, यानी थोड़ा बड़ा पुत्र था। इससे पहले हमने पढ़ा था कि इनके जो महाराजा अजीत सिंह है, इन्होंने जैसा बर्ताव दुर्गादास राठौड़ के किया था, उसी प्रकार से इनका जो पुत्र होता है भक्त सिंह, उसने क्या है कि अजीत सिंह को सोते हुए मार दिया था। तो इसलिए कहा जाता है कि जो भक्त सिंह था उसको मारवाड़ का दूसरा पितृहंता भी कहा जाता है, और जो पहला पितृहंता था वो मालदेव था, जो कि अपने पिता गंगा को मारकर शासक बना था। तो उससे संबंधित हमने पुराने वीडियो में देखे। आज हम जो नया पढ़ने जा रहे हैं वो है महाराजा अभय सिंह। देखिए, जो मारवाड़ का इतिहास से संबंधित बहुत ज़्यादा पार्ट हो गए, तो इससे संबंधित देखिए आज जितने भी मोस्ट जो शासक थे वो हमने पढ़ लिए हैं। तो आज हम जो, हालांकि इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ कुछ इम्पोर्टेंट इनमें शासक है, इनमें से प्रश्न बनते हैं, तो उससे संबंधित आज हम बात करेंगे। और इसी के साथ आज हम मारवाड़ का जो साम्राज्य है, मारवाड़ का जो इतिहास है, वो आज समाप्त करेंगे। हालांकि कुछ बातें अगर रहती है तो हम आगे वीडियो में करते रहेंगे, क्योंकि जितना भी इतिहास है राजस्थान का वो आपस में एक दूसरे से अटैच है। तो जब मेवाड़ का पढ़ते हैं तो मारवाड़ को भी अटैच कर लेते हैं, ठीक है। उसके में देखिए आज महाराजा अभय सिंह, जो कि अजीत सिंह का ही पुत्र था, महाराजा अजीत सिंह का। और आपने देखा पुराने वीडियो में कि 1724 में महाराजा अजीत सिंह को उसके पुत्र भक्त सिंह ने मार दिया था, यानी उसकी हत्या कर दी थी। तो उसके बाद 1724 में भक्त सिंह तो वहाँ का आधिकारिक रूप से वहाँ का शासक नहीं बनता, क्योंकि उन्होंने अपने पिता को मारा था। तो उसको वहाँ का शासक नियुक्त नहीं करते हुए वहाँ अभय सिंह को, यानी महाराजा अभय सिंह को वहाँ का शासक नियुक्त किया। अगर इसके शासनकाल की बात करें तो 1724 से 17 से 49 तक इनका शासनकाल रहा, और इनको जो मुगल दरबार है वहाँ के जो शासक हैं, सम्राट है, उनके द्वारा राज राजेश्वर की उपाधि, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप ध्यान रखें, इनको उपाधि दी गई थी राज राजेश्वर की। और इस राज राजेश्वर की उपाधि के साथ ही, ठीक है, महाराजा राज राजेश्वर अभय सिंह के नाम से ही ये राजगद्दी पर बैठे थे। और देखिए, लेकिन इनका जो शासनकाल है वो बहुत गलत प्रकार का शासनकाल मानते हैं, कि इन्होंने अच्छा शासनकाल नहीं बताते इनका, क्योंकि इन्होंने सरदारों के विरुद्ध कार्य किया था। यानी इनके जो जितने भी समर्थक थे, जो शासक थे, जितने भी पुराने जो शासक रहे हैं, उन सबका सपोर्ट रहा है सरदारों का, लेकिन ये सरदारों के ही विरुद्ध थे। यानी जैसा सरदार चाहते थे वैसा कार्य नहीं करते थे, उसके विपरीत कार्य करते थे, इसलिए सरदार विरोधी ये शासक कहलाए। और 1749 में अजमेर में इनकी मृत्यु बताते हैं। हालांकि देखिए, पढ़ने को इनके बारे में भी बहुत कुछ है, इनसे साहित्य से संबंधित और भी बहुत चीज़ें, इनके निर्माण से संबंधित क्या क्या चीज़ों का निर्माण करवाया, तो उनसे संबंधित बहुत चीज़ें हैं। लेकिन अपन फैक्चुअल बातें करेंगे जो कि एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती हैं, तो उसी से संबंधित आज हम बात करेंगे। उसके बाद देखिए महाराजा राम सिंह।
इसके बाद जो नवीन शासक बनता है वो इसी का पुत्र होता है कि महाराजा राम सिंह, जो कि 1749 में जैसे ही इसकी मृत्यु होती है अजमेर में, उसके बाद ये बताते हैं कि ये और कहीं दूसरी जगह शासन के रूप में कर रहे थे, तब इनको बुलाया गया वहाँ से और सम्राट के रूप में यहाँ पे बैठाया गया। और 1749 से 1751 ये इनका शासनकाल बहुत ही कम शासनकाल माना जाता है, कि सबसे छोटा शासनकाल ये इनका माना जाता है, क्योंकि ये सबसे विरोधी भाव के और स्वार्थी एवं बच्चों का मतलब वहाँ के जितने भी शासक थे, जितनी प्रजा थी, उनका विरोधी शासक मानते हैं इसको। तो ये अल्प बुद्धि था, यानी हर चीज़ को वो दूरदृष्टा जिसे हम कहते हैं ना, वैसा शासक नहीं था। ये अल्प बुद्धि था, ये कम राज्य के बारे में सोचता था और अभिमानी था, स्वार्थी था। ऐसा शासक जब होता है तो उसका शासनकाल वैसे ही न्यून हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि जो दूरदृष्टा होता है वही शासक ज़्यादा दिन तक टिक पाता है, क्योंकि वो ही अपने जो प्रजा है उनके दिलों में जगह बना पाता है। लेकिन महाराजा जो राम सिंह थे वो ऐसा नहीं थे, वो हमेशा स्वार्थ रखते थे अपने मन में, जो भी चीज़ें हैं उनमें अपना स्वयं का स्वार्थ देखते थे, इस वजह से ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाए। और बताते हैं कि इनके बाद होता है बख्त सिंह, जो इन्हीं को बताते हैं कि राम सिंह को हरा देता है, कि ये बख्त सिंह वही है जो महाराजा अजीत सिंह है अपनी पिता है उनको मारकर क्या है कि नवीन शासक बनने के लिए आता है। तो बाद में जब ये बनता है और जब राम सिंह यहाँ का शासन बनता है अपना, ये बताते हैं कि ये इसका शासनकाल बनता है, तब भक्त सिंह ने इस पर आक्रमण कर दिया और इसको यहाँ का शासक था उसको हटा दिया और स्वयं नवीन शासक बनता है। और जैसे मैंने लिख रखा है, ये पितृहंता थे, यानी मारवाड़ के अगर बाप पूछे आपसे कि मारवाड़ का दूसरा पितृहंता कौन है, तो दूसरा यही है। ध्यान रखना, भक्त सिंह जो अपने पिता अजीत सिंह को मारकर यहाँ का शासक बना था। तो इन्होंने क्या है कि राम सिंह को यहाँ से हटा दिया और हटाने के बाद नवीन शासक बना, जो कि 1751 से 1752 में रहा। वो ये इसलिए रहा था क्योंकि जब यहाँ पे जब आक्रमण किया राम सिंह के ऊपर, तो राम सिंह को यहाँ से हटा दिया और नवीन शासक बना। लेकिन बाद में इसमें क्या करता है कि वापस ही इसका वापस आक्रमण होता है और इसको वापस यहाँ से हटा देता है। तो राम सिंह को इन्होंने हराया था, जैसे कि हमने देखा कि 1751 में राम सिंह को हराकर नवीन शासक बन जाता है भक्त सिंह। ठीक है, और बताते हैं कि इनकी जो मृत्यु होती है वो 1752 में सोनोली नाम से जगह है, सिंदौली जिसे नाम से कहे, तो दोनों प्रकार से आप देख सकते हो, सोनोली या फिर सिंगोली, ये दो जगह हैं, ये दोनों एक ही है, इनके अलग अलग नामों से कहीं पे आपके ये सोनोली देखने को मिलेगा, कहीं पर आपको सिंगोली देखने को मिलेगा। तो ये दो जगह हैं जिनका एक ही नाम है, ये एक ही जगह है, ये ध्यान रखना। ये जयपुर के अंतर्गत ये एरिया पड़ता है, जहाँ पर इनकी 1752 में मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद जो नवीन शासक बनता है वो बनता है विजय सिंह। ठीक है, ये विजय सिंह नवीन शासक बनता है, जो 1752 से 1793 में, यानी लंबा शासनकाल इनका रहता है। और इनसे संबंधित इतिहास में कुछ ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी मारवाड़ के इतिहास में जैसे हम बात करें अजीत सिंह के बाद का, तो अजीत सिंह के बाद का जो शासनकाल होता है उसमें थोड़ा ज़्यादातर हम पढ़ने को मिलता है, तो वो इनके बारे में, क्योंकि इनसे संबंधित है। क्या है कि ऐसा होता है कि इनका जो संघर्ष काल बताते हैं वो मराठाओं के साथ जुड़ जाता है। अब दक्षिण के जो मराठा थे वो जब इनके साथ कहीं पर शासनकाल में जुड़ जाता है, तो उनका क्या है कि यही था, क्योंकि जो दक्षिण में जो मराठा रहते थे उनका काम यही था कि हमेशा राजस्थान की ओर आगे बढ़ना और अपना राज्य स्थापित करना। तो इसी से संबंधित था कि विजय सिंह से भी ये ऐसा हो गया था कि मतलब मराठा और ये दोनों आपस में विरोधी हो गए थे। तो इसमें बताते हैं कि इन्होंने राम सिंह से युद्ध किया, राम सिंह और विजय सिंह से। ठीक है, जब ये यहाँ पे बताया था मैंने भक्त सिंह, जब भक्त सिंह इसको राम सिंह को हरा देता है, नवीन शासक बन जाता है। नवीन शासक बनने के बाद बताते हैं कि यहाँ पे जयपुर में इनकी मृत्यु हो जाती है, सिंगोली में। और जब मृत्यु हो जाती है तो वापस राम सिंह बन जाता है। राम सिंह जैसे ही बनता है तो इनके बीच युद्ध होता है 1752 में विजय सिंह और राम सिंह के मध्य। और जब विजय सिंह और राम सिंह के मध्य होता है तो राम सिंह तो यहाँ पे हार जाता है और विजय सिंह यहाँ पे जीत जाता है। अब जीत जाता है तो बताते हैं कि जब ये नवीन शासक बनता है विजय सिंह, जो कि महाराजा विजय सिंह, ये ध्यान रखना मैंने डायरेक्ट लिख रखा है लेकिन आपको यहाँ पे महाराजा लगाना है। ठीक है, इनका नाम है जो राव नहीं जानते यहाँ पे। इसके बाद जो है बताते हैं कि जो महाराजा गज सिंह है उसके बाद से ही ये सभी अपने नाम के पीछे क्या है कि महाराजा लगाने लग गए थे। उससे पहले हमने जसवंत सिंह को देखा, क्योंकि जब जसवंत सिंह के समय पे भी महाराजा लगा हुआ था, तो उसी के बाद जितने भी शासक हैं सब ने अपने नाम के आगे पीछे क्या है महाराजा लगाने स्टार्ट कर दिया। तो ये सभी महाराजा भक्त सिंह हो गया, महाराजा विजय सिंह, महाराजा राम सिंह, ये सभी महाराजा लगाने लग गए थे। ठीक है, इन्होंने एक ये ध्यान रखना कि विजयशाही नाम से एक सिक्के भी चलाए, यानी अपने शासनकाल में विजयशाही नाम के सिक्के चलवाए थे इन्होंने। उसके बाद देखिए इससे संबंधित जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं वो ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें आपको
अच्छे से याद करनी है, अच्छे से देखनी है, तो इनको अच्छे से समझना है ताकि आपको इजीली ये चीज़ें याद रहें। तो इनके समय एक तुंगा का युद्ध हुआ था 1787 में। 1787 में तुंगा का युद्ध हुआ था। तुंगा जो कि जयपुर के आसपास का क्षेत्र है, तो उसमें एक युद्ध हुआ था। इसमें जो युद्ध होता है उसमें बताते हैं कि ये युद्ध हुआ था, वो तुंगा का युद्ध हुआ था, वो मराठाओं के साथ हुआ था। मराठाओं के साथ युद्ध का कारण ये बताते हैं कि इसमें जो जयपुर के शासक हैं, इसमें बताते हैं कि पृथ्वीराज का पुत्र होता है मानसिंह, उसको अपना राज्य दिलाने के लिए, अपनी राजगद्दी पर बैठाने के लिए ये युद्ध किया गया था मराठाओं के साथ। और मराठाओं का उस समय जो शासक था वो मेहदजी सिंधिया, ठीक है, उसे माधवराज सिंधिया भी कहा जाता है। तो दोनों प्रकार से आप देख सकते हो, माधवराज सिंधिया है, मेहदजी, ज़्यादातर आपको मेहदजी सिंधिया ही देखने को मिलेगा। तो मेहदजी सिंधिया थे, वो मराठा शासक थे। इन्होंने क्या है कि यहाँ पे आक्रमण कर दिया। और यहाँ पे जो बात थी कि जयपुर का जो शासक था महाराजा मानसिंह, तो राजा मानसिंह है, उसको नवीन शासक यानी अपनी राज तिलक करवाने के लिए, उसको गद्दी पर बैठाने के लिए मारवाड़ के जो शासक थे विजय सिंह थे, ठीक है, महाराजा विजय सिंह, वो इनका साथ दिया जयपुर का। और इन्होंने क्या है कि बहुत ही अपनी पुरजोर ताकत से यहाँ पे मराठाओं के साथ युद्ध लड़ा। और बताते हैं क्या यहाँ पे मेहदजी, तुंगा के युद्ध में मेहदजी सिंधिया यहाँ पर हार गए थे और बुरी तरीके से परास्त इनको करके यहाँ से भेज दिया गया। और यहाँ पे जयपुर पे जो शासन है वो जयपुर के नरेश महाराजा मानसिंह का यहाँ पे शासन हो गया। इसके बाद बताते हैं कि जब मेहदजी सिंधिया मराठा शासक ये अपनी हार का बदला लेने के लिए दोबारा यहाँ पे आक्रमण करते हैं, तो बताते हैं पाटन नाम की एक जगह है, पाटन का युद्ध उसे कहा जाता है कि जो कि 1790 में हुआ। इसकी डेटें विशेष ध्यान रखना। तुंगा का युद्ध हुआ था 1787 में, पाटन का युद्ध हुआ था 1790। ये मेहदजी सिंधिया ने क्या है, अपनी हार का बदला लेने के लिए दोबारा यहाँ पर आक्रमण किया, ठीक है। तो मेहदजी सिंधिया ने दोबारा हार का बदला लेने के लिए यहाँ पे आक्रमण किया। और इसमें बताते हैं कि जो प्रताप सिंह है वो पीछे हट गया था, यानी जब ये विजय सिंह, जो महाराजा विजय सिंह है, इसके साथ मिल गया था और ये दोनों पुरजोर ताकत से वापस युद्ध करने की, क्योंकि ये सोच चुके थे कि ठीक है मराठाओं को वापस अब। लेकिन यहाँ पे जो बात है थोड़ी चेंज ये हुई कि मेहदजी सिंधिया हार चुके थे, हारने के बाद दोबारा युद्ध करे, तो उनको पता है कि हमने किस कमज़ोर कड़ी की वजह से हम हारे, तो उसको मजबूत करके वापस युद्ध करने आया था। तो कोई भी ऐसा होता है ना शासक जो अपना हार का बदला लेता है, तो वो पूरी ताकत लगा कर जाता है और जो भी कमियां थी उनको सुधार के जाते हैं। लेकिन जीतने वाला शासक हमेशा ये गलती कर देता है, वो ये सोचता है कि हमने पहले भी इसको इजीली हरा दिया था तो वापस इसको हरा देंगे। जैसे कि हमने चौहानों के इतिहास में पढ़ा था कि उसमें जब पृथ्वीराज चौहान थे वो भी ऐसे एक गलती कर बैठे थे, वो मुस्लिम सेना को ऐसे समझने लग गए थे कि हमने तो पहले भी हराया था, वापस हरा देंगे। तो वैसा ना, इसमें जितने भी शासक है, राजपूत शासक, वो यही सोचते थे कि हमने पहले हरा दिया तो इजीली हरा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें क्या है कि जो मराठा शासक था मेहदजी सिंधिया, ये बड़े गुस्से में था और उस समय क्या है कि अपनी जो हार है उसका बदला लेने के लिए आया था। तो यहाँ पे जो प्रताप सिंह है जयपुर के शासक, ये ध्यान रखना है जयपुर के शासक हैं, जयपुर के शासक है प्रताप सिंह, ये पीछे हट गए थे। पीछे हटने की वजह से विजय सिंह, महाराजा विजय सिंह मारवाड़ के जो शासक है वो अकेले पड़ गए। अकेले पड़ने की वजह से यहाँ पे उनकी हार निश्चित थी, तो हार हो गई और यहाँ पे राठौड़ों की हार हो गई। और यहाँ पे जो मराठा शासक थे मेहदजी सिंधिया, उन्होंने यहाँ पर जोधपुर पर आक्रमण कर लिया। और यहाँ पे बहुत दिनों ऐसे बताते हैं कि बहुत माह तक, यानी लगभग 14 माह तक यहाँ पर घेराबंदी रखी। जब घेराबंदी नहीं हटी तो वो क्या है कि अपनी जगह परिवर्तन कर लेता है महाराजा विजय सिंह और दूसरी जगह चला जाता है। और उसके बाद बताते हैं कि मेड़ता या फिर डंगा का युद्ध, ध्यान रखना, डंगा एक मेड़ता के अंतर्गत एक जगह है, इसलिए इसे डंगा का युद्ध भी कहा जाता है और इसे मेड़ता का युद्ध भी कहा जाता है। तो ये हुआ था 10 सितंबर 1790 में। क्या हुआ था 10 सितंबर 1790 में। और बताते हैं यहाँ पे जो मराठा जो शासक था उसका जो सेनापति था, ये ध्यान रखना, ये मराठा शासक का सेनापति था डी बोइनी। इन्होंने क्या है कि अपनी युद्ध कौशल दिखाते हुए यहाँ पे मेड़ता का युद्ध लड़ा, जिसमें डंका का युद्ध भी कहा जाता है। ये युद्ध इन्होंने अपनी पुरजोर ताकत से लड़ा, अपनी पूरी सेनाओं के साथ पूरा युद्ध कौशल बहुत अच्छे से दिखाया था। इसलिए इनको क्या है कि उस समय बहुत ही अच्छा युद्ध करता भी बताते हैं, इनको बहुत अच्छा युद्ध करता की उपाधि दी गई थी। और उसके बाद एक देखिए ये घटना होती है जो कि सांबर की संधि के नाम से जानी जाती है, जो भी 1790 में ही होती है। तो ये चीज़ें भी आप ध्यान रखें। इसमें क्या होता है कि ये संधि होती है जब मराठा जब मारवाड़ की सेना पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रभावी हो जाते हैं, तब क्या करते हैं कि इसमें महाराजा विजय सिंह है वो अपनी हार मानते हुए, यहाँ पे क्या है कि और शासक होते हैं वो मिलके
अरे इन आपस में मराठाओं से समझौता कर लेते हैं। जब समझौता आता है तो कुछ राज्य अपने उनको देने पड़ते हैं जिनसे समझौता किया जाता है, और कुछ धनराशि भी दी जाती है ताकि वो आगे की हर कर के रूप में वो लेते हैं और वो मान जाते हैं, उन पर आक्रमण या युद्ध नहीं करते। वैसा ही यहाँ पे हुआ था। महाराजा विजय सिंह है वो अपनी हार स्वीकार कर चुके थे, इसलिए उन्होंने समझौता कर लिया जिसे सांबर का संधि कहा जाता है। सांबर की संधि कही जाती है जो 1790 में हुई थी। इसमें क्या है कि जो अजमेर का जो क्षेत्र था, अजमेर का क्षेत्र मराठाओं को राज करने के लिए दिया जाता है, और उसके साथ साथ 60 लाख रुपए, उस समय के 60 लाख रुपए वहाँ पे मराठाओं को दिए गए थे। और उसके बाद बताते हैं कि जो महाराजा विजय सिंह थे उन्होंने श्रृंगार चौकी का निर्माण करवाया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि श्रृंगार चौकी का निर्माण किसने, और ये श्रृंगार चौकी इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि जितने भी मारवाड़ के जितने भी शासक हैं उनका राज तिलक यहाँ पे ही किया जाता है, श्रृंगार चौकी में। तो ध्यान रखना, श्रृंगार चौकी में सभी मारवाड़ के शासकों का राज तिलक किया जाता है, और राज तिलक करने के कारण ही श्रृंगार चौकी फेमस है। और इसका निर्माण अगर पूछे इस श्रृंगार चौकी का निर्माण किसने किया, तो महाराजा विजय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और देखिए वैसे बीच बीच में शासक और भी हैं, महाराजा तख्त सिंह, महाराजा सरदार सिंह, और उसके बाद महाराजा मान सिंह। ठीक है, ये बहुत से शासक हुए हैं जो बीच में, हालांकि इनके बारे में ज़्यादातर एग्जाम में पूछा नहीं जाता, तो हम भी इतना ही पढ़ते हैं जो कि अपने एग्जाम बेस्ड ही है। तो एग्जाम की अगर बात करें तो ये अंतिम जो शासक था उसको जब नियुक्त किया गया तो वो था महाराजा हनवंत सिंह। ठीक है, महाराजा ये उम्मेद सिंह का पुत्र था, इतना सा आपको याद रखना है कि महाराजा उम्मेद सिंह जो शासक हुए थे मारवाड़ के, उनका पुत्र था महाराजा हनवंत सिंह। और ये उस समय की बात है जब राजस्थान का विलय हो रहा था, तो 1948 से 1949 के बीच इनका शासनकाल रहा। और ऐसा बताते हैं कि ये जो मोहम्मद अली जिन्ना है उनके साथ मिलकर ये अपने राज्य को, अपना जो मारवाड़ क्षेत्र है उसको स्वतंत्र घोषित करना चाहते, यानी पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते थे। इस प्रकार जब इन्होंने क्या, जब भारत को ये बात पता चली तो भारत के जो आधिकारिक रूप में वहाँ पे कार्यरत थे मेमन, तो ध्यान रखना मेनन ने इनको क्या किया, अपने राज्य में मिला लिया, और इन पे जो पत्र था राजस्थान विलय का उस पर हस्ताक्षर करते हुए जो मारवाड़ जो क्षेत्र था उसको राजस्थान में विलयित कर लिया। तो जोधपुर का जो शासनकाल था, जो राज्य हैं वो किस में, राजस्थान में विलय हो गया। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान का विलय किसके शासनकाल में हुआ, तो ये महाराजा हनुमंत सिंह के शासनकाल में हुआ। इनका शासनकाल क्या था, तो 48 से 49 इनका, 1948 से 1949 इनका शासनकाल था। और ये पुत्र थे, इनके पिता का नाम था उम्मेद सिंह, जो कि महाराजा उम्मेद सिंह थे। ठीक है, तो ये सभी शासक उम्मेद सिंह महाराजा के नाम से ही जाने जाते थे। तो हालांकि देखिए पढ़ने को तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कितना पूछा जाता है तो हम उतना ही पढ़ रहे हैं। देखिए आज मारवाड़ का जितना भी इतिहास था आज हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कौन सा इतिहास पढ़ना अपने को सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन सा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अगला जो शासन है वो पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।